आप पत्रकारिता से आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए, ऐसा क्यों? हम इसलिए ऐसा हुए क्योंकि मुझे पत्रकारिता में बहुत अभिरुचि थी और मैं समाज में जुड़ा रहना चाहता था और पदाधिकारियों को लगाम कसते थे, अपने संवाद से संग्रह करते थे समाचार को और लिखते थे, उनके खिलाफ लिखते थे और पब्लिक के हित में लिखते थे। तो हमारी अभिरुचि होती थी, प्रशंसा होती थी पब्लिक में कि भाई ये पत्रकार सही लिखता। अब वो नहीं रहा, अब वैसी बात नहीं है। अब जो है सो पत्रकारिता अब बिक गई है, बिकाऊ हो गया। समस्याओं को लेकर लगातार सूचना मांगते रहे हैं, इसमें आपको कठिनाई, किसी तरह का दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है? 2019 तक मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं मिली। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो पदाधिकारियों को मौका मिल गया कि यह उपयुक्त समय है, लोग घर में बंद रहते हैं तो हम इसका क्यों नहीं अपना अधिकार पावर दिखा दें। तो 15 अप्रैल 2020 को मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी। जब मैं घर में था, सोया हुआ था रात में 8 बजे। न्याय नहीं मिला तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? सरकार से तो मुझे न्याय नहीं मिला, ये मैं अंतिम रूप से कह रहा हूँ। मेरे पास इसका सारा एविडेंस आ चुका है, सारा लिखित जवाब भी आ चुका है। मैं ये जान कर चल रहा था कि मुझे ये सरकार न्याय नहीं देगी क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार अफसरों की बात समझते हैं, सुनते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं सोकहरा बरौनी स्थित सूचना के अधिकार के एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता जी के पास हूँ। गुप्ता जी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, कई दशकों तक उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है। अब वो सोशल सामाजिक काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों की जन समस्याओं को सूचना के माध्यम से निपटारा करवाने का काम कर रहे हैं। 75 वर्षीय गिरीश कुमार गुप्ता किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये अपने काम और नाम से जाने जाते हैं। अपनी बेबाकी से किसी सवाल जवाब देते हैं। जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। धन्यवाद। आजमी साहब ने जिन्होंने मेरा जो परिचय दिया वह इनकी बरकपन है, पत्रकारिता क्षेत्र की उपलब्धि है, पहचान है। मेरा नाम गिरीश प्रसाद गुप्ता है। मैं 2004 तक, यूँ कहें शुरुआती दौर मेरा 1968 से लेकर 2004 तक पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं एक्टिव था। उस समय मैं पटना से प्रकाशित आर्यावर्त का गरहरा से संवाददाता था और मेरी पत्रकारिता में अभिरुचि थी। पत्रिकाओं पढ़ते थे तो मुझे भी लगता था कि मैं भी पत्रकार बनूंगा। धीरे धीरे मैं कुछ पत्रकारों के संगत में आए और पत्रकार बने। जिस समय मैं पत्रकारिता करता था उस समय यह जिला भी नहीं बना था। अनुमंडल बेगूसराय था और काफ़ी प्रसिद्ध अनुमंडल था। जिला मुंगेर था
उस समय से पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ। और 1971 में जब ये ज़िला बनने की योजना बनी और 72 में इसका कार्य रूप दिया गया, उस समय भी मैं पत्रकारिता करता था। आपकी नज़रों में आज की पत्रकारिता कैसी है? आज पत्रकारिता को आप कहाँ पाते हैं? जिस समय मैं पत्रकारिता करता था उस समय में हम लोग या हमारे उस दशक के जितने भी पत्रकार थे, सभी लोग जन समस्याओं को का तरजीह देते थे और समाज में जो कुरीति थी, सुधारात्मक विचारधारा होनी चाहिए, उस सवाल को लेकर को अपने पत्र पत्रिकाओं में जगह देते थे। अब वो समय नहीं है। अब पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया। उस दशक में प्रचार प्रसार का कोई वैसा साधन मीडिया के थ्रू, चैनल के थ्रू नहीं होता था। पत्रकारिता अलग चीज़ था और प्रसार का चीज़ अलग था। तो सबका अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ था, लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे। आजकल की पत्रकारिता जन समस्याओं से काफ़ी दूर भाग गई है। अब उनको रुचि जन समस्याओं को उजागर करने का नहीं, बल्कि बैठे बैठे दूसरों की प्रशंसा, पदाधिकारियों की प्रशंसा, पदाधिकारियों की उपलब्धि को लिखना और लोगों को जनता के बीच में दर्शाना, यही उनकी पत्रकारिता है। अब पत्रकारिता कम, चाटुकारिता ज़्यादा हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? पत्रकारिता तो साइड हो गया। पत्रकार का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता मतलब होता है अपनी लेखनी कलम से लिखना, किसी समस्या के बारे में किसी बिंदु पर लिखना। वो बात पत्रकारिता लोग नहीं करते। यहाँ बेगूसराय ज़िला में या कहीं भी ज़िला में लोग संवाददाता के रूप में, संवाददाता और पत्रकार दोनों में अंतर है। लोग पत्रकार संवाददाता को ही पत्रकार समझते हैं, पत्रकार को ही संवाददाता समझते हैं, लेकिन अंतर दोनों में है। संवाददाता होता है किसी मीडिया के, किसी पत्र के, किसी चैनल के समाचार भेजने वाले संवाहक होते हैं। संवाहक को संवाददाता कहते हैं। संवाददाता जैसे होता है आदेशपाल, अफसर का आदेश को पालन करने वाला होता है, उसी तरह अखबार का संवाद का भेजने वाला संवाददाता होता है। वो पत्रकारिता उसको हम लोग नहीं मानते हैं। पत्रकारिता होता है जो अपनी भावना को, अपनी विचार को अपनी लेखनी से उजागर करे, लिखे, उसको पत्रकारिता कहते हैं। तो यहाँ तो किसी को तो अपना विचार और अपना भावना अपना व्यक्त करते नहीं है। हम किसी पदाधिकारी का समाचार ले लिए, बैठे बैठे उनकी उपलब्धि ले लिए, उसको हम भेज देते हैं और अब तो उसी को पत्रकार लोग बुझते हैं। मैं उसको नहीं मानता हूँ। आप पत्रकारिता से आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए, ऐसा क्यों? हाँ, हम इसलिए ऐसा हुए क्योंकि मुझे पत्रकारिता में बहुत अभिरुचि थी और मैं समाज में जुड़ा रहना चाहता था और पदाधिकारियों पर लगाम कसते थे। अपनी संवाद से संग्रह करते थे समाचार को और लिखते थे, उनके खिलाफ लिखते थे और पब्लिक के हित में लिखते थे। तो हमारी अभिरुचि होती थी, प्रशंसा होती थी पब्लिक में कि भाई ये पत्रकार सही लिखता है। अब वो नहीं रहा, अब वैसी बात नहीं है। अब जो है सो पत्रकारिता अब बिक गई है, अब बिक गई है, बिकाऊ हो गया। हमको जहाँ पर विज्ञापन मिलेगा, हम जहाँ पर अपना विज्ञापन ले करके संग्रह कर करके उनको भेजेंगे और समाचार भेजेंगे, वही समाचार छापेंगे। वो दूसरा समाचार तो छापते नहीं हैं। अब पदाधिकारी आ गए तो अपनी उपलब्धि बता दिए, हम उसको छाप दिए, समस्या तो लिखते नहीं हैं। तो अंतर तो होगा ही। तो आप आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे बन गए? आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए, इसलिए आरटीआई एक्टिविस्ट हो गई कि जो काम हम पत्रकारिता में करते थे वो काम आरटीआई में भी होता है। आरटीआई में भी होता है
कि हम पदाधिकारियों से, विभाग से सच्ची बात, जो छिपी हुई बात होती है, उसको हम आरटीआई डाल के उसको हम संग्रह करते हैं। उसकी सच्चाई की, उसकी खामियों की, उसकी बुराइयों की, उसकी भ्रष्टाचारता की हम लोग संग्रह करते हैं और संग्रह कर कर करके उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसके विभाग को लिखते हैं, मीडिया में देते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये यहाँ पर लोग इस मैटर को छिपा कर रखे हुए हैं, उसको उजागर करते हैं। पत्रकारिता और आरटीआई लगभग सेम ही कार्य होता है। तो जिसमें हम संग्रह करते थे, समाज में घूमते थे, तो पदाधिकारी से मिलते थे, समाज से मिलते थे, उनसे पूछते थे, इंटरव्यू लेते थे और तब समाचार बनाते थे। अब क्या होता है कि हम आरटीआई के माध्यम से उनसे हम उगलवाते हैं, उनसे सच्चाई लेते हैं और ऑथेंटिक लेते हैं, सच्चाई लिखित रूप में लेते हैं, और तब हम जा करके आरटीआई के माध्यम से उसको समाचार बनाते हैं और मीडिया में देते हैं। मीडिया वाले अगर यदि उनको पसंद होता है तो प्रकाशित करते हैं, नहीं पसंद पड़ता है तो इग्नोर करते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो इग्नोर करेंगे तो हम उस समस्याओं को उनके विभाग में लिखते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, उस पदाधिकारी को पनिशमेंट कराते हैं, उनको सजा दिलवाते हैं, उनको फाइन दिलवाते हैं। यही तो है। इस क्षेत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में आपको कैसी सफलता मिली? आरटीआई के रूप में मुझे 2006 से मैं आरटीआई कर रहा हूँ। 2005 में आरटीआई कानून का पास हुआ लोकसभा से, उसके बाद 6 में ये लागू हुआ और 6 से ही मैं इससे जुड़ा हूँ। 6 में कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसको मैं उजागर किया, उसमें मुझे सफलता मिली। उसके बाद मैंने इस पर रेलवे में एक बहुत भयंकर भ्रष्टाचार होता था। यहाँ पर रेलवे क्षेत्र में, बरौनी क्षेत्र में लोग धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते थे, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अधिकारी तीनों की मिली भगत होती थी और तीनों लाखों रुपया चंदा कलेक्शन कर करके और यहाँ धूमधाम से मनाते थे। सरकारी भूमि में मनाते थे, सरकारी जमीन में मनाते थे, बिना परमिशन के मनाते थे और यहाँ करोड़ों रुपया की बाजार लगता था। लोग आमदनी लेते थे, किराया वसूलते थे और सारा पैसे को लोग पदाधिकारी, तीनों विभाग, आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अधिकारी तीनों मिलकर बांट के खा जाते थे। जब आरटीआई आई तो मुझे सुझा कि नहीं, हम मांगते हैं आरटीआई कि इस पर सच्चाई क्या है, ये कैसे लगाते हैं, किसके परमिशन से ये जन्माष्टमी लगता है और इतनी बड़ी दुकान लगता है, मेला लगता है। जब हम आरटीआई लगाए तो इन्होंने भाग गए, भाग कर के सूचना गलत दिए। जब इनको CIC में केंद्रीय सूचना आयोग में अपील किए कि भाई हमको गलत सूचना दी है, तो वहाँ धरा गए। धराने के बाद इनको फटकार लगी कि आप इनको सही सूचना दीजिए, आप गलत सूचना दी है, भ्रामक सूचना नहीं दीजिए, नहीं तो हम आपको जुर्माना करेंगे। उसके बाद ये लोग सतर्क हो गए और वहाँ से उसी साल से 2009 से जन्माष्टमी मेला अपने स्तर से अधिकारी वर्ग लगाना बंद कर दिए। 2010 और 11 में ये बंद रहा। 12 से फिर ये इसका टेंडर करना शुरू किए और टेंडर के बदौलत ये फिर जन्माष्टमी मेला लगना शुरू किया, जिससे रेलवे को लाखों रुपये की आमदनी, उसके राजस्व बढ़ी। ये मेरा सबसे आरटीआई की उपलब्धि इस क्षेत्र में मिले। जब से सूचना का अधिकार आया है तो इसका उपयोग सबसे पहले आपने कहाँ किया? सबसे जनहित में सबसे पहला उपयोग मैंने रेलवे पर लगाया, जिसकी उपलब्धि यही हुआ कि यहाँ पर अवैध रूप से मेला जो लगता था वो बंद हो गया और कानूनी ढंग से विधिवत रूप से वो लगना शुरू हुआ। वो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। उसके बाद मैंने इस पर, उस समय गैस का प्रॉब्लम था, घरेलू गैस का प्रॉब्लम था, लोगों को गैस नहीं मिलता था और निर्धारित दर पर नहीं मिलता था, घर पर डिलीवरी नहीं होती थी, घर की डिलीवरी की चार्ज लोग ले देते थे और अपने काउंटर पर देते थे, अपने गोदाम पर देते थे। तो मैंने इस पर आरटीआई लगाया तो सारी बात सच्चाई आई कि नहीं, घर पर डिलीवरी देना है और डिलीवरी चार्ज उसमें जो लिया जाता है, गैस की कीमत उसी में इंक्लूड है। तो लोगों ने, हम इसका उजागर किए, तब जाकर इसमें सुधार हुआ, लोगों को होम डिलीवरी मिलना शुरू हुआ और अवैध रूप से पैसा जो वसूली होती थी वो बंद हो गई। यह कानून
आम जनों के लिए लाभकारी है या इस कानून में अपेक्षित सुधार की ज़रूरत है? ये कानून लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी है। जितने भी आज तक हम कानून बनी है उस कानून में ये सर्वोत्तम कानून है। ये बहुत ही सरल और उपयोगी कानून है। ये जनहित के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, और जनहित ही नहीं, ये पब्लिक हित में भी बहुत ही लाभदायक है। निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी दोनों लाभदायक है। आज के समय में सूचना के अधिकार की दशा वो दिशा क्या है? आप इस कानून से कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान समय में सूचना का अधिकार कानून तो ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में विभागीय पदाधिकारी निष्क्रिय हैं। लोक सूचना पदाधिकारी भी निष्क्रिय हैं। प्रथम मंडलीय पदाधिकारी जो उनके वरिष्ठ होते हैं, जिनके पास हमको सूचना नहीं मिलने के कारण उनके यहाँ अपील करते हैं, वो भी निष्क्रिय है। इसके बाद तीसरा चरण आता है राज्य सूचना आयोग का। वर्तमान समय में राज्य सूचना आयोग में काफ़ी लापरवाही, मनमानी और निष्क्रियता बढ़ी हुई है, जिसके कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून नीचे से ऊपर तक सभी लोग कुंद करने पर लगे हुए हैं कि किसी तरह ये खत्म हो जाए। किंतु इसकी जागरूकता, इस कानून की जागरूकता, प्रचार प्रसार इतना जनता में फैल गया है कि जनता इसको कुंद करने के लिए तैयार नहीं है, उसका विरोध में है। और बिहार में ऐसे दर्जनों आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो अपनी जान दे करके भी इसकी रक्षा करने में लगे हुए हैं। कभी भी इसको निष्क्रिय बनने नहीं देंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। राज्य सूचना आयोग यदि सक्रिय हो जाए और ईमानदारी बरते और कर्मठता के साथ न्याय दे, तो यह कानून काफ़ी लाभकारी होगा और इसकी दुर्दशा जो बिगड़ी हुई है वो सुधर सकती है। किंतु बिहार के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं चाहते हैं कि ये कानून लागू रहे। इसको निष्क्रिय बनाने में उनका भी योगदान रहता है। इसीलिए वो वैसे पदाधिकारी को राज्य सूचना आयोग में कमिश्नर बना के भेजते हैं, जो जिंदगी भर सूचना देने में नाकामी रहे और सफल रहे, उसी को बना देते हैं कमिश्नर बना करके। यहाँ भी वही दशा होती है। आरटीआई एक्टिविस्ट को द्वितीय अपील जाता है तो न सूचना दिलवाते हैं, न दोषी पदाधिकारियों के ऊपर सजा दिलवाते हैं, न उनको जुर्माना करवाते हैं। जिसका काम होता है कि परेशान रहते हैं लोग, आवेदक लोग परेशान रहते हैं। रेलवे में बुजुर्ग नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिकों को जो ट्रेन में रियायत दी जा रही थी, लॉकडाउन के समय से वो समाप्त कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। रेलवे विभाग लॉकडाउन के नाम पर 2020 से सारे रियायती को बंद कर रखा था, एक्सेप्ट मरीज लोगों को छोड़ करके। जैसा कि मैं जब आरटीआई मांगा तो उनका एक मानना है कि मरीजों को छोड़कर जितने भी रियायतें दी गई थी वो बंद कर दी गई थी। अब 2022 में रेलवे सामान्य रूप से चल रही है। उनका कहना, रेलवे को मानना है कि हमने सामान्य रूप धारण कर लिया है, सभी बंद ट्रेनें चला दी है, सामान्य टिकटें लागू हो गया। लेकिन बुजुर्गों का रियायती दर वाले टिकट अभी भी बंद कर रखे हैं, जो कि उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। अभी हाल फिलहाल मैंने रेलवे बोर्ड से सूचना की मांग किया कि आप बुजुर्गों को रियायती कब लागू करेंगे।
इस पर वो मौन धारण कर गए हैं, कोई जवाब नहीं दिया। गिरती हुई पत्रकारिता की स्तर पर आप क्या कहेंगे? आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं। पत्रकारिता, पत्र गिरता नहीं है, पत्रकारिता गिरता नहीं, गिरता है हम लोग मनुष्य, आदमी जो है, जो उसके कार्यकर्ता है वही गिरते हैं। पत्रकारिता नहीं गिरता है और पत्र नहीं गिरता, उनका स्टैंडर्ड बरकरार है। स्टैंडर्ड हम ही लोगों को खराब हो गया है, हम ही लोगों का स्टैंडर्ड गिर गया, हम ही लोग गिर गए हैं। हम सुधरें, हम ईमानदार बने, समाज के प्रति जवाबदेह बने, उत्तरदायित्व पूर्ण निभावें, तभी ये सुधर सकता है पत्रकारिता। अन्यथा ये नारा हो जाएगा, जुमला हो जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई पर आप क्या कहेंगे? बढ़ती हुई महंगाई का मेन कारण है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मनमानी, लापरवाही, उदासीनता और समाज के प्रति अपनी कर्तव्यहीनता। वो सिर्फ अपनी आय बढ़ाना चाहती है, लेकिन समाज की दयनीय स्थिति को वो सुधारना नहीं चाहती हैं। महंगाई जितनी बढ़ेगी उतनी उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, ये तय है, लेकिन समाज को सुधारने के लिए कतई तैयार नहीं है। महंगाई दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शर्मनाक चीज़ है। इस पर जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, जनता एकत्रित होनी चाहिए। आप जन समस्याओं को लेकर लगातार सूचना मांगते रहे हैं, इसमें आपको कठिनाई, किसी तरह का दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है? 2019 तक मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं मिली। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो पदाधिकारियों को मौका मिल गया कि यह उपयुक्त समय है, लोग घर में बंद रहते हैं, तो हम इसका क्यों नहीं अपना अधिकार पावर दिखावें। तो 15 अप्रैल 2020 को मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी। जब मैं घर में था, सोया हुआ था रात में 8 बजे, तो तेघरा के अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, फुलवड़िया थाना के ऑफिसर इंचार्ज, थानाध्यक्ष, तेघरा के बीडीओ, तेघरा के सीओ, तेघरा के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, जिनको आरटीआई से कुछ तकलीफ था, परेशान थे, वो एक साजिश के तहत मुझे फंसाया, घर से उठाकर ले गए, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि मेरी जान को लेने पर उतारू हो गए थे। लोगों ने, घर के लोगों ने विरोध किया, किसी का नहीं सुने और मुझे उठाकर ले गए और एक सुनसान जगह में ले जा करके मुझे बुरी तरह पीटा। किसी को खबर नहीं हुई, चूँकि लॉकडाउन था, कोई पब्लिक नहीं आ सकता था, कोई पैरवीकार नहीं मिल सकता था। तो अंत में मेरी जान तो जाना ही था, मैं तय कर चुका था कि आज मेरी जान चली जाएगी। परंतु घर वाले, हमारे पुत्र लोगों ने मेरे मोबाइल का सदुपयोग किया और कुछ मित्रों को फ़ोन भी किया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है मेरे पिताजी के साथ, कहाँ हैं आप लोग, हस्तक्षेप कीजिए। तो स्थानीय कुछ मित्र तो आए, लेकिन वो डर के मारे चले गए, उनसे कुछ नहीं बना। तो अंत में मेरे लड़कों ने बेगूसराय, हमारे एक पत्रकार बंधु थे मोहम्मद एसार आजमी साहब, उनका नंबर मिला उनको,
उनको उन्होंने फ़ोन किया, वो सक्रिय रूप धारण किए और मोबाइल से ही फिर मेरे बच्चे से गप किया, तू कहाँ है, किस हालत में है, कहाँ है, तू बताए सारी स्थिति। तो उन्होंने अपने स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष, डीएसपी, संबंधित जो अधिकारी ले गए थे उनसे संपर्क किए। कोई उनके बातों पर संज्ञान नहीं लिया, इग्नोर किया। तो अंत में उन्होंने अपने बेगूसराय क्षेत्र के विधायिका, कांग्रेस की विधायिका श्रीमती अमिताभ भूषण जी से कहा और उनसे मदद मांगा कि थोड़ा आप हस्तक्षेप कीजिए, हमको मदद कीजिए, हमारे मित्र ऐसे ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो विधायिका महोदय ने भी, जबकि मुझे वो कभी जानते नहीं थे, मैं भी उनको नहीं जानता था, फिर भी उन्होंने उनकी बातों पर आकर के प्रभावित होकर के और सही समय और उचित ढंग से उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक से संपर्क किए। टेलीफोन पर, दूरभाष पर बातचीत हुई और उन्हें कहा कि आप किनको पकड़े हैं, क्यों पकड़े हैं, कहाँ हैं, किस स्थिति में, हमको बताइए। इस बात से पदाधिकारियों में काफ़ी घबराहट हुई और भयभीत हुए और वे सभी थाना पर से अपने अपने जगह प्रस्थान कर गए और मुझे थाना इंचार्ज के हवाले कर करके और एक मजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सभी लोग वहाँ से चल दिए। जब सारी घटना हो गई, मारपीट हो गई, सब लोग चले गए, तब मुझे विधायिका महोदय ने मुझसे बात किया फ़ोन पर कि गिरीश जी आप कहाँ हैं। मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ हूँ। तो आपको छोड़ा गया है कि नहीं गया? छोड़ा गया? तो बोला नहीं। मैं बोला कि नहीं छोड़ा गया अभी। तो नहीं, आपको अब छोड़ देंगे, बातचीत हो गई है। थोड़ी देर के बाद मुझे वहाँ से पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा गया और मैं सुरक्षित घर पहुँचा। तो मेरी आरटीआई के पूरे 1 दशक बाद जो मेरे साथ घटना घटी और जिन्होंने मुझे जान बचाया, आरटीआई को मेरी जान तो जाना ही था, लेकिन आरटीआई का महत्व देते हुए और एक अनजान व्यक्ति को इतनी मदद पहुंचाना, पहली बार ये घटना कि एक पत्रकार और एक सामाजिक विधायिका, कांग्रेस की विधायिका ने किसी को जान बचाने में अग्रगणी भूमिका निभाई। पुलिस की बर्बरता, पुलिसिया बर्बरता का क्या कारण रहा आपके साथ? इसका कारण पुलिस ने मेरे साथ जो ज्यादती किया, इसका मेरे का एक ही कारण है, आरटीआई। मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को, बीडीओ को, सीओ को या थाना अध्यक्ष को, एसपी को, कलेक्टर को मेरा आरटीआई जाता था, मैं उनसे सूचना मांगता था जनहित में, कुछ व्यक्तिगत रूप से भी समस्या के बारे में, उससे वो ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। कुछ लोगों को जुर्माना भी हुआ, उससे भी वे परेशान थे। तो इसका बदला लेना चाहते थे। तो बदला तो ऐसे नहीं ले सकते थे, इसलिए नहीं ले सकते थे कि मैं कहीं जाता नहीं था, किसी ऑफिस में मैं जाता नहीं था, किसी पदाधिकारी से मिलता नहीं था। मेरा काम आरटीआई भेजना और अपने ऑफिस में बैठकर काम करना, मैं कहीं जाता नहीं था। पत्रकारिता में भी मैं यही करता था, किसी का इंटरव्यू लेता था तो पहले से प्रोग्राम लेकर के, टाइम लेकर के बात करता था। ऐसे नहीं पहुंच जाता कि मैं पत्रकार हूँ, हमको बाइक दीजिए या मुझे सूचना दीजिए, ऐसे नहीं जाता था। वो शिष्टाचार था, शिष्टाचार होते वो अपनाते थे मैं। तो वो लोग मुझसे, मेरे कार्य से बहुत उबे थे, नाराज थे, रंजिश थे। उसी का खुन्नस निकालने के लिए मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया। आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अपना सूचना के अधिकार में भी
आपने दे रखा है, बहुत जगह पीएमओ कार्यालय तक भी गया है, मैसेज गया, इस पर क्या कार्रवाई, इस कार्रवाई से कितना आप संतुष्ट? मेरे साथ जो घटना घटी 15 अप्रैल 2020 से को मेरे साथ घटना घटी और मैं 17 अप्रैल 2020 से प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से लेकर और केंद्र सरकार तक सारे संबंधित लोगों को, राष्ट्रपति जी तक, प्रधानमंत्री जी तक, गृह मंत्री जी तक मैंने आवेदन दिया कि मेरे साथ ये प्रताड़ित हुआ है, घटना घटी है, मुझे राहत दिलाई जाए, उचित जांच करवाई जाए और सही क्या है इसको उजागर किया जाए। तो उस समय चूंकि लॉकडाउन चल रहा था, 20 में भी लॉकडाउन था, 21 में लॉकडाउन था, मेरा पिटीशन उस पीरियड अवधि में भी रजिस्टर्ड डाक से मैं भेजता रहा, लेकिन एक्शन कहीं से नहीं हुआ, कोई लोगों ने एक्शन नहीं लिया, जहाँ का तहाँ सब पिटीशन पड़ा हुआ था। लॉकडाउन के थोड़ा सामान्य स्थिति होने पर वो पिटीशन सब जगह, जहाँ मैंने राष्ट्रपति जी को दिया था, प्रधानमंत्री जी को दिया था, गृह मंत्री जी को दिया था, उन्होंने सारे पिटीशन को मुख्य सचिव बिहार सरकार को भेज दिया। मुख्यमंत्री को जो मैं दिया था वह सामान्य प्रशासन को, गृह विभाग को भेज दिया। यहाँ तक कि लोगों ने ऐसे गंभीर और संगीन और महत्वपूर्ण मुद्दे को, महत्वपूर्ण शिकायत पत्रों को लोगों ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ लोग भेज दिया। ये यानी ये हमारे पिटीशन को मजाक लोग बना दिए, जैसे मैं उनसे कुछ राशन मांग रहा हूँ या राशन कार्ड मांग रहा हूँ, इस टाइप को समझ करके मेरे पिटीशन को लोक शिकायत में भेज दिए, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ भेज दिए जांच के लिए, थाना अध्यक्ष के पास भेज दिए जांच के लिए, डीएसपी साहब जिन्होंने प्रताड़ित किया, जिन्होंने मारा, उनके यहाँ भेज दिया जांच करने के लिए। सारा मैटर अब सामने आया है। जब मैं आरटीआई से सारा मैटर को मंगाया हूँ तो सारा मैटर को देखने को मिलता है। तो मेरे जितनी पिटीशन था उसको उन्होंने मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया और प्रशासन से हमें कोई राहत नहीं मिला। यहाँ तक एसपी साहब ने आरटीआई एक्टिविस्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ गाइडलाइन बनाया था सरकार ने, जो अभी वर्तमान में मुख्य सचिव हैं श्री अमित सुमानी, उस समय में प्रधान सचिव थे गृह विभाग का। तो उस समय गृह विभाग का एक पत्र था कि जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनके साथ में यदि कोई घटना घटती है या उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार होता है या गलत मुकदमे में फंसाया जाता है तो उसका जो उचित स्तर पर एसपी अपने स्तर पर जांच करेंगे और जांच करके उनके सुरक्षा प्रदान करेंगे। उस चिट्ठी को मैंने हवाला दिया एसपी को, गृह विभाग को, भाई ऐसी गाइडलाइन है सरकार का, हमको इस आलोक में सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन गृह विभाग, बिहार सरकार का गृह विभाग और पुलिस अधीक्षक बेगूसराय, उस समय श्री अविनाश कुमार पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने उसे ताक पर रख करके और जो है अपने मन मर्जी, अपने मनगढ़ंत बातों को बात कर रख करके और अपने सभी पदाधिकारियों को बचाव करते हुए मुझे आरटीआई एक्टिविस्ट को किसी तरह का कोई राहत, कोई सुरक्षा मुझे प्रदान नहीं किया। मुझे वहाँ से न्याय नहीं मिला, बहुत ही निराश हूँ, मैं भी क्षुब्ध हूँ। क्या आपको लगता है जो आपको न्याय मिले, अगर आपको न्याय नहीं मिले तो आप सूचना के अधिकार में लोगों की जन समस्या उठा रहे हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरे साथ जो घटना घटी वह स्थानीय प्रशासन से लेकर और मुख्यमंत्री स्तर तक, चूंकि ये बिहार का मामला था, केंद्र सरकार का कहना होता है कि ये विधि व्यवस्था की बात होती है, बिहार सरकार की बात होती है। मैंने आपका सारा आवेदन वहाँ भेज दिया, उनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है।
चाहे राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी, सब लोग यही कर रहे हैं, यही ने हमको जवाब भी दिए हैं। और बात भी सही है कि बिहार के मामला है तो बिहार के मुख्यमंत्री पर इसको ध्यान देना चाहिए। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कभी राब्ता किए? नहीं, कभी भी मुख्यमंत्री से मैं नहीं मिला, क्योंकि उस समय तो 20 से 21 तक 22 तक तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं उनसे मिलता कैसे। मैं जितना हो सका लिखा पढ़ी किया, उनके पास में दर्जनों सैकड़ों आवेदन दिया हूँ। जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिश आपने किया? नहीं, जनता दरबार में मैंने उनसे कोई कोशिश नहीं किया, और मुझे मानना है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कुछ नहीं होता है, ये फॉल्स है, दिखावटा है, राजनीति है। यहाँ पर वही होता है जो मुख्यमंत्री अपने चाहते हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं। आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे? आप सरकार से हम डिमांड करेंगे कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसको आप न्यायिक जांच के लिए इस मामले को सीबीआई से जांच करवाइए। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर इसकी सीबीआई से जांच कराया जाए और सही बात को जनता के सामने में, कानून के सामने में लाया जाए, ताकि ये मामला दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन बिहार सरकार के गृह विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय इसे करने के लिए कतई तैयार नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? सरकार से तो मुझे न्याय नहीं मिला, ये मैं अंतिम रूप से कह रहा हूँ। मेरे पास इसका सारा एविडेंस आ चुका है, सारा लिखित जवाब भी आ चुका है। मैं ये जान कर चल रहा था कि मुझे ये सरकार न्याय नहीं देगी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार अफसरों की बात समझते हैं, सुनते हैं। तो मैंने अंत में जाकर के 2021 में मैंने न्याय के प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट में इस मामले को दाखिल किया हूँ, और मेरा ये मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना ने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने इसकी सुनवाई की। इस पर 4 हेयरिंग माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने सुना, और सारा साक्ष्य भी मांगा उन्होंने, मैंने समर्पित कर दिया है। और इस मामले का जो है सो अभी तक आदेश को रिजर्व कर रखा है, और अभी मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ कि वहाँ मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। देर हो रही है लेकिन दुरुस्त होगी, और न्याय मुझे अवश्य मिलेगी। मुझे कानून पर भरोसा है, विश्वास है, न्यायालय पर भरोसा है, आस्था है। इसके अलावे और मुझे किन्हीं पर कोई भरोसा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे सूचना अधिकार के एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता जी। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। लॉकडाउन के समय इन पर पुलिसिया दुर्व्यवहार हुआ, अभी तक कानून इन्हें न्याय नहीं दे रहा है। ये बहुत दुखी है। अपनी व्यथा को इन्होंने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।